हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस में अब रियल सीक्वेंस में नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सब सीक्वेंस उपानुक्रम। देखिए एक्स एन अगर कोई सीक्वेंस है, लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस। ठीक है, तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि सीक्वेंस एक्स एन है तो इसके अंदर इस तरह से टर्म्स आती है x1 x2 x3 x4 सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यूज़ की बात करूँ तो n की वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक है, अब अगर हम n की वैल्यूज़ में से कुछ वैल्यूज़ सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जैसे मान लो हमने एक वैल्यू n1 सेलेक्ट कर ली, उससे बड़ी फिर n2 सेलेक्ट कर ली, फिर उससे बड़ी n3 सेलेक्ट कर ली। ये n1 n2 n3 इसलिए लिख रही हूँ मैं, मतलब कोई भी वैल्यूज हो सकती है। जैसे मान लो हमने इवन नंबर सेलेक्ट कर लिए 2 4 6 8, या फिर ऑड नंबर ले लिए 1 3 5 7, या फिर प्राइम नंबर ले लिए 2 3 5 7, या फिर 3 के मल्टीपल ले लिए 3 6 9 12। किसी भी तरीके से हमने जो नेचुरल नंबर्स है उनमें से कुछ वैल्यूज़, कुछ नेचुरल नंबर्स, इनफैक्ट इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स इंक्रीजिंग सीक्वेंस में सेलेक्ट कर लिए n4 सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, अब जैसे n1 नंबर पे जो टर्म है वो होगी xn1, n2 नंबर पे जो टर्म है वो होगी xn2, n3 नंबर पे जो है वो होगी xn3। ठीक है, इन टर्म्स का अगर हम एक सीक्वेंस बना दें, उसे हम xnk से डिनोट करेंगे। उसके अंदर टर्म्स होंगी xn1 xn2 xn3। तो इन टर्म्स का अगर हम सीक्वेंस बना दें, ठीक है, तो देखिए ये टर्म्स इन्हीं टर्म्स में से होंगी, क्योंकि हमने क्या कहा है, ये जो नंबर्स है 1 2 3 इनमें से ही कुछ नंबर सेलेक्ट किए हैं n1 n2 n3, तो ये टर्म्स इन टर्म्स में से ही होंगी। और ये अब जो नया सीक्वेंस बन गया, ये जो हमने बनाया है, इसे हम कहते हैं इस सीक्वेंस के लिए सब सीक्वेंस। ठीक है, हियर xnk is called subsequence of xn। ठीक है, ये हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सीक्वेंस था xn, है ना, तो हम अगर ये लिख दें x2n तो ये सब सीक्वेंस हो जाएगा। इसके अंदर हम कौन कौन सी टर्म्स ले रहे हैं, n जब 1 है तो x2 x4 x6 सो ऑन, तो ये xn का सब सीक्वेंस हो गया। ठीक है, मान लो हमने लिख दिया x3n तो ये हो जाएगा x3 x6 सो ऑन, ये सब सीक्वेंस हो गया सीक्वेंस xn के लिए। ठीक है, तो xn हमारा सीक्वेंस है, उसमें से अगर हम नेचुरल नंबर n का एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस n1 n2 n3 n4 फाइंड आउट करें, ठीक है, और उस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस हम सीक्वेंस के टर्म्स का बनाएं, तो ये जो xnk है इसे हम xn का सब सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें से टर्म्स लेकर के बनाया गया है, इसलिए ये इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारा सीक्वेंस है 1/n। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है 1/n में हमें पता है कैसी होंगी टर्म्स, 1 1/2 1/3 1/4 सो ऑन। ठीक है, अब इसका सब सीक्वेंस मान लो हमने ये ऐसे ले लिया 1/2n, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगी, 1/2 1/4 1/6 सो ऑन, तो ये इसका सब सीक्वेंस हो गया। तो किसी भी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेचुरल नंबर सेलेक्ट करके और इसी की टर्म्स का एक सीक्वेंस बना दिया जाए तो वो पहले वाले सीक्वेंस के लिए सब सीक्वेंस होता है। तो ये सब सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब सब सीक्वेंस के लिए एक थ्योरम कर लेते हैं। देखिए थ्योरम है, इफ अ सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू अल्फा, सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और लिमिट क्या है उसकी, अल्फा है, देन इट्स एवरी सब सीक्वेंस xnk ऑल्सो कन्वर्जेस टू अल्फा। तो इस सीक्वेंस का हर एक सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा और उसकी लिमिट भी सेम होगी अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और इसका कन्वर्स ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हम एक एग्जांपल से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हमें लेना है एक सीक्वेंस
let xn be a कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेना है और उसकी लिमिट हमें अल्फा लेनी है। लेट लिमिट एक्स एन इक्वल अल्फा। ठीक है, तो लिमिट की डेफिनेशन से फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नोट बिलोंग्स टू एन, एक नेचुरल नंबर एन नोट ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट मोड एक्स एन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट। तो जब भी एन नोट से बड़ा है तो सीक्वेंस की सारी टर्म्स, जब एन नोट से बड़ा है वो सारी की सारी टर्म्स अल्फा के एप्सिलॉन नेबरहुड में है। ठीक है, ये लिमिट की डेफिनेशन हो गई। अब हमें प्रूव क्या करना है कि इस सीक्वेंस का हर एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। तो हम कोई एक आर्बिट्रेरी सब सीक्वेंस ले लेते हैं। लेट एक्स एन के बी एनी सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एक्स एन। सीक्वेंस एक्स एन का कोई सब सीक्वेंस एक्स एन के ले लिया हमने। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये जो हमारा सब सीक्वेंस एक्स एन के है कन्वर्जेस टू अल्फा। हमें ये प्रूव करना है कि ये सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा और इसकी लिमिट भी अल्फा होगी। ठीक है, अब देखिए जब हमने सब सीक्वेंस डिफाइन किया था तो मैंने बताया था ये एन के जो है ना, ये हम नेचुरल नंबर्स जो है एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 उन्हीं में से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और एन नोट भी नेचुरल नंबर्स में से ही एक नंबर लिया गया है। जैसे सपोज एन हमारा होता है 1 2 3 4 सो ऑन, है ना। तो हमने बीच में यहाँ कहीं सपोज एन नोट ले लिया। ठीक है, इससे पहले होगा एन नोट -1, इसके बाद होगा एन नोट +1 सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, जब एन नोट से बड़ा है ना, यानी कि इधर वाली सारी की सारी टर्म्स एक्स एन नोट +1 एक्स एन नोट +2 ये सारी की सारी अल्फा के एप्सिलॉन नेबरहुड में होती है। लिमिट की डेफिनेशन से हम ये कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो एन के है ना, एन के वो उसके अंदर हमने N1 N2 N3 N4 इस तरह से नेचुरल नंबर्स लिए हैं। राइट, ये नेचुरल नंबर हमने इन्हीं नेचुरल नंबर्स में से लिए हैं। जैसे मान लो अगर इवन टर्म्स का बना रहे हैं तो ये N1 2 हो गया, N2 4 हो गया, इन्हीं नेचुरल नंबर्स में से लिए हैं हमने। राइट, ठीक है, अगर हम ओड का बना रहे हैं तो 1 3 हो जाएंगे। तो जब इन्हीं नेचुरल नंबर्स में से एन के लिए हैं तो बीच में कहीं ना कहीं एन के नोट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि वो एन नोट से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं N1 N2 N3 N4 ये 1 2 3 जो नेचुरल नंबर है इन्हीं में से लिए गए हैं। अब अगर ये इन्हीं में से लिए गए हैं तो एन नोट से बड़ा या बराबर एन के नोट होगा, क्योंकि अगर हम जैसे मैं अगर कह रही हूँ कि हमने N1 N2 N3 इवन नंबर्स लिए और एन नोट सपोज 100 है ना, तो इवन नंबर यानी कि 2 4 6 तो 100 आएगा बीच में, तो एन के नोट ले लिया हमने उस 100 को, तो एन के नोट एन नोट के बराबर हो गया। और अगर सपोज हम यहाँ पे ऑड नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है, और एन नोट वही 100 है, तो यहाँ पे 1 3 5 आएगा, तो इसमें 100 नहीं आएगा लेकिन 101 आएगा। तो एन के नोट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो एन नोट से बड़ा या बराबर होगा। और जब हमारा एन इस एन के नोट से बड़ा होगा, ये एन के जब एन के नोट से बड़ा होगा तो ये सारी की सारी टर्म्स भी अल्फा के एप्सिलॉन नेबरहुड में जाएंगी। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। हम क्या कहते हैं लिमिट की डेफिनेशन से कि नेचुरल नंबर्स के बीच में एक फाइनाइट नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जब भी एन इस नेचुरल नंबर से बड़ा है, ये सारी की सारी टर्म्स इधर वाली इनफाइनाइट टर्म्स अल्फा के एप्सिलॉन नेबरहुड में अगर चली गई तो अल्फा लिमिट हो जाएगा सीक्वेंस के लिए। राइट, अब इसके सब सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो सब सीक्वेंस में ये जो N1 N2 N3 सब सीक्वेंस हम एक्स एन के टाइप से लिखते हैं, है ना। तो ये जो N1 N2 N3 है ये हमने इन्हीं नंबर्स में से कुछ नंबर सेलेक्ट किए हैं। तो कहीं ना कहीं एक नंबर एन के नोट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि एन नोट से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा सब सीक्वेंस सेलेक्ट करते टाइम अगर ये नंबर यहाँ बीच में आ गया तब तो एन के नोट के बराबर हो जाएगा, और अगर ये नंबर बीच में नहीं आया तो एन के नोट हम एन नोट से बड़ा ले लेंगे।
ठीक है। तो जब n हमारा n के नोट हमारा n नोट से बड़ा या बराबर है, तो जब भी n के इससे बड़ा होगा, मतलब इधर वाली जो टर्म्स होंगी n के नोट +1, n के नोट +2, ये वाली जो टर्म्स होंगी सारी की सारी, इनके लिए जो सब सीक्वेंस की टर्म्स बनेंगी xn के नोट +1, xn के नोट +2, ये सब सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स कहाँ होगी? अल्फा के एप्सिलॉन नेबरहुड में होगी, क्योंकि ये बात तो हम पहले ही कह रहे हैं कि जब भी n नोट से बड़ा है, सारी की सारी टर्म्स अल्फा के एप्सिलॉन नेबरहुड में है। तो जब हमारा n के नोट से बड़ा होगा, n के नोट से बड़ा होगा यानी कि n नोट से बड़ा होगा, ठीक है। तो n नोट से जब भी बड़ा है तो सारे के सारे टर्म्स सीक्वेंस के एप्सिलॉन नेबरहुड में है अल्फा के, और सीक्वेंस के टर्म्स में ही सब सीक्वेंस टर्म्स से ही सब सीक्वेंस में टर्म्स आते हैं, तो वो भी इनफाइनाइट टर्म्स अल्फा के एप्सिलॉन नेबरहुड में होंगे। मतलब जो अल्फा सीक्वेंस के लिए लिमिट बन रहा है वो सब सीक्वेंस के लिए भी लिमिट बनेगा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम। वी कैन फाइंड n के नोट belongs to n such that n के नोट greater than equal n नोट। हम एक ऐसा नेचुरल नंबर n के नोट ढूंढ सकते हैं जो n नोट से बड़ा या बराबर हो, और ये सिंबल आपको पता चल रहा है कि n के नोट हम सब सीक्वेंस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं hence for epsilon greater than 0 मोड एक्स एन के माइनस अल्फा लेस देन होगा एप्सिलॉन फॉर ऑल एन के ग्रेटर देन एन के नोट, ठीक है। तो जब भी हमारा एन के नोट से बड़ा है, एन के नोट से बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए जो टर्म्स बनेंगी वो अल्फा के एप्सिलॉन नेबरहुड में होंगी ना, क्योंकि एन के नोट जो है वो एन नोट से बड़ा है, और एन नोट से बड़े सारे नेचुरल नंबर्स के लिए जो टर्म्स बनती हैं वो अल्फा के एप्सिलॉन नेबरहुड में है। ये हमने लिमिट की डेफिनेशन से लिखा है सीक्वेंस के लिए, तो ये सब सीक्वेंस पे भी अप्लाई हो गया, क्योंकि सब सीक्वेंस में टर्म्स आई तो सीक्वेंस से ही है ना। सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स है उन्हीं में से हमने कुछ टर्म सेलेक्ट करके सब सीक्वेंस में डाली है। तो जब सीक्वेंस की सारी टर्म्स, जब हमारा एन नोट से बड़ा है, तो सीक्वेंस की सारी टर्म्स अल्फा के एप्सिलॉन नेबरहुड में जा रही है। उन्हीं टर्म्स में से हमने एक्स एन के बनाया है। तो जब हमारा एन के नोट से बड़ा है तो जो टर्म्स होंगी वो ये जो एक्स एन नोट +1, एक्स एन नोट +2 लिखी थी हमने, इन्हीं में से टर्म्स होंगी, तो वो भी अल्फा के एप्सिलॉन नेबरहुड में ही जाएंगी। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें? इट इम्प्लाइज एक्स एन के इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू अल्फा। तो एक्स एन के जो सब सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगा और उसकी लिमिट भी अल्फा होगी। तो हम कह सकते हैं हेंस एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्जेस। तो हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सीक्वेंस का हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, ऑल्सो कन्वर्जेस टू सेम लिमिट, और जो लिमिट है वो भी सेम होती है जो कि सीक्वेंस की लिमिट होती है। अब जैसे मैंने कहा था कि इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू हो हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसमें एक हमें कंट्राडिक्टरी एग्जाम्पल दिखाना है बस। तो मान लो हमने सीक्वेंस लिया xn -1 पावर n। ऑफकोर्स हमें सीक्वेंस ऐसा लेना है जो कन्वर्जेंट नहीं हो, p सीक्वेंस। तो हमने ये एक सीक्वेंस ले लिया, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये ऑस्किलेटिंग है, इसमें 2 लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है। तो मैं एक बार सीक्वेंस की टर्म्स लिखती हूँ। इसकी टर्म्स कैसी होंगी? -1 1 -1 1 -1 1, ठीक है। अब अगर हम इसमें से ना -1 वाली टर्म्स का सब सीक्वेंस बना दें, या फिर 1 1 1 वाली टर्म्स का सब सीक्वेंस बना दें, ठीक है। लेट एक्स एन के जो सब सीक्वेंस है वो हमने ये बना लिया 1 1 1,
ठीक है, तो ये तो हमें दिख रहा है कि ये कांस्टेंट सीक्वेंस है और ये हमें पता है कन्वर्जेंट होता है। तो इस सीक्वेंस के लिए ऐसा सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जो कि कन्वर्जेंट हो, लेकिन ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो थ्योरम क्या थी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। और कन्वर्स उसका क्या बनेगा कि अगर किसी सीक्वेंस का कोई सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बी सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन। ठीक है, हियर एक्स एन के इज convergent but xn is not convergent। सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है लेकिन सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि थ्योरम का कन्वर्स हमेशा ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम जो हम सब सीक्वेंस के लिए पढ़ेंगे वो है बोल्जानो-वेरेस्ट्रास थ्योरम फॉर सब सीक्वेंसेस। इसका स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। देखिए, हमें सीक्वेंस लेना है बाउंडेड और प्रूव ये करना है कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका कम से कम एक सब सीक्वेंस ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि कन्वर्जेंट होगा। तो सीक्वेंस बाउंडेड है और कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमें उसमें एग्जिस्ट करेगा ऐसा प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स एन be any बाउंडेड सीक्वेंस। हमने ये एक बाउंडेड सीक्वेंस ले लिया। ठीक है, अब ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो हमने बोल्जानो-वेरेस्ट्रास थ्योरम सीक्वेंस के लिए भी की थी। तो उसका रिजल्ट क्या था कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड होता है तो उसके लिए कम से कम एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो हम उस स्टेटमेंट के रेफरेंस से ये कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस का कम से कम एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बाय बोल्जानो-वेरेस्ट्रास थ्योरम फॉर सीक्वेंस के लिए जो बोल्जानो-वेरेस्ट्रास थ्योरम थी उससे हम क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट at least one limit point से अल्फा, कम से कम एक लिमिट पॉइंट इस सीक्वेंस के लिए एग्जिस्ट करेगा और वो हमने अल्फा मान लिया। एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट फॉर सीक्वेंस एक्स एन। तो इस सीक्वेंस के लिए कम से कम एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब अल्फा इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से इट इम्प्लाइज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मोड एक्स एन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, लिमिट पॉइंट है, देखिए लिमिट नहीं है। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है कि अल्फा किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कब बनेगा, अगर अल्फा के एप्सिलॉन नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स हों। ठीक है, और लिमिट में क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए एप्सिलॉन नेबरहुड में और बाहर फाइनाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे ऐसा होता है कि एप्सिलॉन नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए, बाहर इनफाइनाइट फाइनाइट कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम एक और तरीके से कैसे लिखते हैं, एक्स एन बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ एन। तो इसका मतलब ये हो गया कि एन की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज के लिए सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स ऐसे हैं जो अल्फा के एप्सिलॉन नेबरहुड में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर ये हमारी रियल लाइन है और ये अल्फा है और ये सपोज अल्फा माइनस एप्सिलॉन और ये सपोज अल्फा प्लस एप्सिलॉन, तो इस नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स हैं। ठीक है, बाहर इनफाइनाइट हो सकते हैं लेकिन अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हैं। अब समझिए ऐसे, वो जो इनफाइनाइट टर्म्स है ना अंदर, अगर हम उन्हीं का सब सीक्वेंस बना लें, जो सब सीक्वेंस बनाएंगे ना हम, वो सब सीक्वेंस सिर्फ उन्हीं टर्म्स का बना लें जो इसके अंदर है। ठीक है, या फिर उन्हीं में से टर्म सेलेक्ट करके सब सीक्वेंस बना लें,
तो वो उस सब सीक्वेंस के लिए अल्फा जो है वो लिमिट हो जाएगा ना, लिमिट पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि हम अगर हम अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन नेबरहुड के बीच में जो टर्म्स हैं उन्हीं का सब सीक्वेंस बना रहे हैं, तो वहाँ पर उस सब सीक्वेंस के लिए अगर हम अल्फा का एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे, यानी कि ये, तो उस सब सीक्वेंस की तो सारी की सारी टर्म्स इसके अंदर आ गई ना, यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स अंदर आ गई और बाहर कोई भी टर्म नहीं है। तो अल्फा उस सिचुएशन में उस सब सीक्वेंस के लिए लिमिट बन जाएगा, लिमिट पॉइंट नहीं रहेगा, और जैसे ही अल्फा लिमिट बनेगा वो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बाउंडेड सीक्वेंस लेके चल रहे हैं तो एक सब सीक्वेंस ऐसा ढूंढा जा सकता है जो कि कन्वर्जेंट हो। ठीक है, तो समझने के लिए तो ये ऐसे हो गया कि हम ये जो इसका एप्सिलॉन नेबरहुड है, इसके अंदर जो इनफाइनाइट टर्म्स है सीक्वेंस की, उन्हीं टर्म्स में से सब सीक्वेंस बना लेंगे। तो उन टर्म्स वाला जो सब सीक्वेंस होगा उसके लिए अल्फा लिमिट बन जाएगा और सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? तो ये जो सिचुएशन होती है ना, ये फॉर एवरी एप्सिलॉन होती है। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन की अलग अलग वैल्यूज लेंगे। लेट एप्सिलॉन इक्वल 1, एप्सिलॉन इक्वल 1 लिया हमने, तो ये जो अल्फा का एप्सिलॉन नेबरहुड है ये बनेगा अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1। ठीक है, इसमें से सपोज हमने ले लिया xn1 लेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि xn1 माइनस अल्फा का जो डिफरेंस है वो 1 से कम है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, लेट एप्सिलॉन इक्वल 1/2, एप्सिलॉन इक्वल 1/2 लिया, तो अल्फा का जो एप्सिलॉन नेबरहुड है वो बनेगा अल्फा माइनस 1/2 अल्फा प्लस 1/2। ठीक है, इसमें से सपोज हमने ले लिया xn2 लेट। ठीक है, तो xn2 माइनस अल्फा है वो लेस देन 1/2 होगा। ठीक है, सो ऑन हम एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/3 लेंगे, 1/4 लेंगे, तो ऐसे एक एक टर्म आती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम k टाइम्स रिपीट करेंगे, तो लेट एप्सिलॉन इक्वल 1/k, 1/k लिया हमने, इसका मतलब ये हुआ हम तो जो इसका एप्सिलॉन नेबरहुड बनेगा इस तरह से बनेगा ना, इसमें से ले लेते हैं xnk। ठीक है, तो मतलब कि xnk माइनस अल्फा का डिफरेंस हुआ लेस देन 1/k। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या होता है, अगर मान लो मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि ये जो xn के सब सीक्वेंस बनेगा, सब सीक्वेंस को हम xn से डिनोट करते हैं ना, तो इस xn के सब सीक्वेंस का अगर मैं अल्फा लिमिट प्रूव करना चाहती हूँ तो हमें ऐसे करना पड़ेगा ना कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट nk नोट बिलोंग्स टू n सच दैट xnk माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल nk ग्रेटर देन nk नोट। ठीक है, ये ढूंढना होगा हमें, या फिर ये कह लो k ग्रेटर देन k नोट। k ग्रेटर देन k नोट के लिए हमें ये कंडीशन बनानी पड़ेगी, तो हम कह देंगे अल्फा ये जो सब सीक्वेंस है xn के, इसके लिए लिमिट है और ये सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें ये जो हमारा ये कंडीशन बन रही है, ये लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, ओके, और दूसरा एक रिलेशन चाहिए k पर। अगर k पर रिलेशन आ गया तो ऑफ कोर्स nk पर भी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे। हम ऐसा करते हैं, लेट इससे बड़ा लेते हैं 1/k नोट, और इससे बड़ा सपोज एप्सिलॉन डैश हमने ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको कंडीशन की फॉर्म में लिख रही हूँ। तो देखिए यहाँ से जब हम कह रहे हैं 1/k से 1/k नोट बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ कि k नोट से जो है वो हमारा k बड़ा होगा। ठीक है, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था k ग्रेटर देन k नोट, कोई बात नहीं है ना। तो हेंस फॉर एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन डैश हमने पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव नंबर है, देखो k पॉजिटिव है तो इससे बड़ा ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k नोट बिलोंग्स टू n, ये भी नेचुरल नंबर ही है, हम xn1 xn2 xn3 ऐसे बनाते हैं, तो n के सबस्क्रिप्ट में जो लिखा है वो k है, तो वो नेचुरल नंबर ही है। k नोट बिलोंग्स टू n सच दैट xnk माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल
के ग्रेटर देन के नोट। तो जब भी के नोट से बड़ा है, एक्स एन के माइनस अल्फा का मॉड्यूलस एप्सिलॉन डैश से छोटा है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं और एन के ग्रेटर देन एन के नोट, क्योंकि के पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वो N1 N2 N3। हमने कहा था ना हम ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेंगे नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है एक्स एन के कन्वर्जेस टू एल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इफ एक्स एन इज बाउंडेड देन it has a convergent subsequence। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड होता है तो उसके लिए कम से कम एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा। तो इस थ्योरम का प्रूफ, आई होप सब सीक्वेंस और उससे रिलेटेड थ्योरम्स आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम कोशी सीक्वेंस वाला टॉपिक करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।